नमस्कार एंड वेलकम टू ऑर्फियन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि ये जो लेडी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, इनका नाम है निकी हेले। ये आप लोग कह सकते हो यूएसए में काफ़ी जाना पहना पहचाना नाम है। ट्रम्प के टाइम पे ये यूएसए की एम्बेसडर हुआ करती थी यूनाइटेड नेशन में, और अभी अगर आप लोग देखो ना तो ऐसा कह सकते हो आप लोग कि आने वाले टाइम पे ये रिपब्लिकन पार्टी की कैंडिडेट हो सकती है। अभी जो इलेक्शन होने वाला है यूएसए में, उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएसए में होना है उसमें हो सकता है रशिया रिपब्लिकन पार्टी के जो है वो इनको अपने प्रेसिडेंट के दावेदार के लिए खड़ा कर सकती है। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि दोबारा इनके सामने जो दूसरे कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी के वो है ट्रम्प, जिनकी पब्लिसिटी इनसे ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा सपोर्ट आप लोग कह सकते हो मिल भी रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो यूएसए का जो इलेक्शन है वो भी यूएसए का इलेक्शन नहीं, अभी यूएसए में एक पार्टी जो कि रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर डिसाइड हो रहा है कि कौन उसका दावेदार होगा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो लेट्स सी, जो भी होता है सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो ये कि ये जो निकी हेले है, इनने एक कमेंट किया है, इनने एक स्टेटमेंट दिया, आप लोग ऐसा कह सकते हो इंडिया को लेकर। इनने ये कहा है कि इंडिया जो है उसको लगता है यूएसए एक वीक कंट्री है, इसीलिए इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है, जो आप लोग कह सकते हो अलायंस है, जो फ्रेंडशिप है, वो इंडिया उतने अच्छे से नहीं निभाता। यहाँ पर द मिंट का ये आर्टिकल है, इसका जो हेडलाइन है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है इंडिया थिंक यूएसए इज वीक सो स्ट्रेटेजिकली रिमेन अलाइंड विथ रशिया, यानी कि यूएसए को कमजोर समझता है इंडिया, इसीलिए रशिया के साथ भी अपने अलायंस जो है वो बना के रखता है। आगे ये भी कहती है कि जो है वो रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करके रखना चाहता, अपनी जो पार्टनरशिप है उसे नहीं बना के रखना चाहता, लेकिन उसको लगता है कि यूएसए उतना ताकतवर नहीं है, यूएसए एक वीक कंट्री है, इसीलिए जो रशिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको बना के रखता है। ये कहती हैं कि यूएसए की लीडरशिप पे जो इंडिया है वो विश्वास नहीं करता है, और जब तक यूएसए अपनी जो वीकनेस है उसको कम नहीं करेगा, उसको किनारे नहीं करेगा और एक मजबूत लीडर की तरह सामने नहीं आएगा, तब तक इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इस तरह की जो कंट्री है ना वो आप लोग कह सकते हो कंप्लीटली डिवोटेड नहीं होगी अपनी जो उनकी रिलेशनशिप है यूएसए के साथ उसमें। इस तरीके की कुछ बातें आप लोग कह सकते हो ये यहाँ पर कर। नाउ आई होप आप इनके जो कहने का मतलब है वो समझ गए होंगे कि यूएसए दुनिया को लगता है, खासकर इंडिया का नाम लिया, इंडिया को लगता है कि यूएसए जो है वो वीक है, इसीलिए इंडिया जो है वो रिलेशनशिप यूएसए के साथ खुल के नहीं निभाता है। नाउ इनको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो ट्रस्ट नहीं करता है यूएसए पे, ये बात इन्होंने ठीक कही है। बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रस्ट उतना यूएसए पे नहीं करता, लेकिन इसका जो इन्होंने कारण बताया है कि यूएसए को वीक समझता है इंडिया, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन रियल कारण मैं अगर आप लोग को बताऊं ना कि इंडिया क्यों नहीं ट्रस्ट करता है यूएसए पे, सिंपली इसका ये कारण है कि यूएसए जो है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। इस पूरी वीडियो में हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स है जिनके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रस्ट नहीं करता है यूएसए पे, और दूसरा अगर ऐसा है, अगर इंडिया ट्रस्ट नहीं करता है या करता है तो इसके कारण क्या है, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे पूरी वीडियो में। और सबसे पहले अगर आप लोग देखो ना तो इसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग को पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से छिड़ा तो यूएसए जो है उसने फोर्स करना शुरू किया, उसने प्रेशर बनाना शुरू किया दुनिया भर की कंट्री पे कि आप जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको ख़त्म करो, उसके साथ बिजनेस टाइज अपने ख़त्म करो, बॉयकॉट करो रशिया को। लेकिन आप लोगों को पता होगा इंडिया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इंडिया ने ना ही अपने रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखे रशिया के साथ, उल्टा अगर आप लोग देखो ना तो रशिया के साथ तेल वगैरह भी खरीदे, अच्छे से इकोनॉमिक्स जो टाइज है उनको बना के रखा। तो यहाँ पर आप लोग डाइवर्जेंस देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो यूएसए के साथ इंडिया के बहुत से मल्टीपल आप लोग कह सकते हो जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो है, जैसे कि लेमुआ हो गया, कॉमकासा हो गया और बैका हो गया, और भी इस लोग कह सकते हो जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो दोनों कंट्री करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो वेपन्स हैं, आज भी आप लोग कह सकते हो जितना भी इंडिया वेपन्स का इंपोर्ट करता है उसका 45% ये किसी और कंट्री से नहीं बल्कि रशिया से करता है। और जो धीरे धीरे रशिया से इंडिया इंपोर्ट अपना कम कर भी रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली शिफ्ट कर दे रहा है यूएसए की तरफ, उसको भी अगर आप लोग देखो ना तो ये फ्रांस से खरीद रहा है, उसके बाद थोड़ा आप लोग कह सकते हैं यूएसए से भी खरीद रहा है, थोड़ा बाकी कंट्री से भी खरीद रहा है। यानी कि जिस तरीके का विश्वास, जिस तरीके के डिफेंस, जिस तरीके का परचेज इंडिया पहले रशिया से करता था उसको रशिया से कम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से जितना भरोसा पहले इंडिया रशिया पे करता था यूएसए पे नहीं कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि रशिया से शिफ्ट होने का मतलब है यूएसए पे शिफ्ट हो जाना। इंडिया अभी भी उतना आप लोग कह सकते हो यूएसए पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो अब तो ईरान के साथ भी इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो भी बिल्डअप होने लगे हैं। हाल में जो जयशंकर साहब है वो गए थे ईरान में, और चाबार पोर्ट जो है, INSTC जो है, इस पे बातचीत हुई। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो मल्टीपल जो एग्रीमेंट है उसमें दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई। और ये चीज मैं आप लोग को बताऊं तो बहुत बड़ा सिग्नल था यूएसए के लिए कि हम लोग आपके दबाव में नहीं आने वाले, हम लोग वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है, जो हमें पसंद आ रहा है। एक तरीके से सेंडबैक ही था यूएसए के लिए, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो जो यूएसए और इंडिया, ये I2U2 हो गया या फिर क्वाड हो गया, इस तरीके की ग्रुपिंग में मेंबर है। लेकिन उसके साथ ही साथ इंडिया जो है वो ब्रिक्स हो गया, उसके अलावा SCO हो गया, इस तरीके के ग्रुपिंग में भी जो आप लोग कह सकते हो उन कंट्रीज की ग्रुपिंग है जो यूएसए को उतना पसंद नहीं करती, उसमें भी मेंबर है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया जो है ना वो कोई साइड नहीं चूज कर रहा, और यूएसए की तरफ ऐसा नहीं है कि टिल्ट हो जा रहा। हालांकि ये जो रशिया से भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत हाल में जो डिफरेंसेस है, थोड़ा दूरी जो है वो इंडिया को देखने को मिली है। और दूसरा यहाँ पर जो रशिया का इस समय एक अच्छा फ्रेंड है चाइना, और इंडिया का एक मेन राइवल है चाइना। तो इसके साथ जो रिलेशन है वो बिगड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए जो इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकता था इस चीज में, आप लोग कह सकते हो इन दोनों कंट्री का, रशिया और चाइना का एक मेन राइवल जो है यूएसए, जिसके साथ नेचुरली इंडिया के अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छा आप लोग कह सकते हो क्लोजनेस होनी चाहिए, उतना इंडिया नहीं शो कर रहा है यूएसए को। और जिसका कारण यही है कि इंडिया जो है वो ट्रस्ट नहीं करता है उतना यूएसए। वैसे मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत से एक्सपर्ट्स अगर आप लोग देखोगे ना तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना। इसके रीजन की बात करें क्यों इंडिया यूएसए को रिलायबल नहीं समझता है, या फिर आप लोग कह सकते हो यूएसए के साथ खुल के अपनी जो पार्टनरशिप है, कंप्लीटली पार्टनरशिप जो है वो नहीं करता है। इसके रीजन की अगर हम लोग बात करें ना तो देखो, एक तो जो ये हेले हैं, निकी हेले, इनने खुद ही बता दिया कि इस समय यूएसए जो है वो इंडिया को लगता है वीक है। और ये सिर्फ इंडिया ही को नहीं लगता है, अगर आप लोग देखो ना तो पूरी दुनिया ये इस समय जानती है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसके पावर में डिक्रीज हो रहा है, और जो ईस्टर्न साइड है यानी कि ये वाला एशिया वाला जो साइड है ये राइज कर रहा है धीरे धीरे। पावर का जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ। तो ऐसे टाइम पे आप लोग ने सुना होगा ना कि हमेशा उगते सूरज के सामने सब झुकते, इस तरह की बातें की जाती है ना। तो ये जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये उगता हुआ सूरज है और वो डूबता हुआ सूरज है, तो उसके साथ जाने का से फायदा नहीं है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो ये तो एक छोटा सा फैक्टर है, ये मैं कहूँगा ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें भी इस स्टेटमेंट में भी दम हो सकता है कि यूएसए जो है वो वीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि यूएसए हाल में जो मॉरल टीचिंग करता है ना, जो आप लोग कह सकते हो लेक्चर देने की कोशिश करता है ह्यूमन राइट्स पे, माइनॉरिटी इश्यूज पे, माइनॉरिटीज के राइट्स पे, या फिर प्रेस फ्रीडम वगैरह वाले जो इश्यूज होते हैं इस पे लेक्चर देने की कोशिश करता है दूसरी कंट्री को। ये चीज इंडिया को पसंद नहीं आती है। इंडिया क्या, मैं तो कहूंगा कि किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यूएसए के खुद का अगर आप लोग देखो ना कैरेक्टर, तो उसी में बहुत से दाग है। यूएसए खुद अपनी जब उसकी जरूरत होती है, जब उसको आप लोग कह सकते हो पारी होती है, तो वो खुद उसने बहुत से ह्यूमन राइट वायलेशन किए। जॉर्ज फ्लॉयड का केस आई थिंक आप लोग को याद होगा, जो पब्लिक शूटिंग होती है यूएसए में, वो आप लोग याद होगा, वहां पर ब्लैक पीपल्स के साथ जो हो रहा है वो आप लोग को याद हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों को वो छोड़ के अपने जो उसके अंदर कमियां हैं उसके बावजूद वो अपने आप को इस लायक समझता है कि वो दूसरी कंट्री को लेक्चर देगा। ये जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आएगी। एक तरीके से अपने आप को ठेकेदार समझता है यूएसए, जो ह्यूमन राइट्स है या फिर माइनॉरिटीज इशू है इसका। तो ये चीज अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो यूएसए ने हाल में करना शुरू किया है। यूएसए की तरफ से बहुत से आपने सुना होगा इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं जो इंडिया को नहीं पसंद आ रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ है या फिर उसके पहले से भी, जब 1947 से जब इंडिया आज़ाद हुआ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, तभी से अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए हमेशा क्लोज रहा है पाकिस्तान के, और यूएसए और पाकिस्तान की क्लोजनेस ही एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया जो है उसको आप लोग कह सकते हो रशिया के साथ ही, सॉरी उस समय यूएसएसआर था, उसके साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करने पड़े, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन करना पड़ा। यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट में ही मैं कहूँगा कि बहुत ही हैवी वेपन्स, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक वेपन जो है वो भी सप्लाई किए हैं लगातार पाकिस्तान को। आप लोग को पता होगा 1965 में यूएसए ने काफ़ी हैवी जो
सप्लाई है अपने वेपन्स की वो की थी पाकिस्तान को। जो M60 प्लाटून 2 टैंक्स था ना, वो यूएसए ने सप्लाई किया था पाकिस्तान को। आप लोग को याद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस तरीके के बहुत से वेपन जो है ना वो यूएसए ने सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। उसके बाद 1971 के वॉर में आप लोग ने इसके बारे में तो काफ़ी बात की भी जाती, काफ़ी इसके बारे में जाना जाता कि यूएसए कंप्लीटली सपोर्ट करता था, सिर्फ खुद से सपोर्ट नहीं करता था बल्कि उसकी जो अलाइन कंट्रीज थी ना की कंट्रीज पे भी उसने दबाव डाल के सबको लगा दिया था पाकिस्तान के सपोर्ट में। और जो यूएसए आज के टाइम में मैं कहूँगा लेक्चर देता है इंडिया को ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे या बाकी भी इस तरीके के बड़े बड़े हाई वैल्यूज़ की बातें जो यूएसए करता है, वो यूएसए उस समय पूरी तरीके से मौन बैठा था। पाकिस्तान जो कर रहा था बांग्लादेश में, आज का जो बांग्लादेश है उसमें, उस पे आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान ने ये जो पूरा 1971 का उसका एट्रोसिटीज था ना वेस्ट बंगाल के लोगों में, बांग्लादेश के लोगों पे, उसके जो नंबर्स आए थे बाद में उसमें ये बताया गया था कि 30 लाख जो बांग्लादेशी थे उनको मारा गया था, उनका मर्डर किया गया था और 4 लाख तो सिर्फ वहां पर रेप किए गए थे। तो इतना सब कुछ हो रहा था। यूएसए को ऐसा तो है नहीं पता नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा कम पता हो, लेकिन कुछ तो पता होगा ना। उस समय पूरी तरीके से यूएसए चुप था, ना ही सिर्फ चुप था बल्कि वेपन्स वगैरह भी जो सप्लाई करना होता है वो किया था। और इंडिया पे यूएसए ने पूरा दबाव डाला था कि आप इस पूरी चीज में इंटरफेयर नहीं करोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और जब इंडिया ने इंटरफेयर किया तो इसने अपना 7वां बेड़ा जो कहलाता है 7th फ्लीट जो यूएसए की, वो भेज दिया इंडिया के अगेंस्ट में। और सिर्फ इसी ने नहीं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो भी इसके मित्र मुल्क थे सबको इसने कहा कि आप सब इंडिया के अगेंस्ट में अपने जो ट्रूप्स है वो भेजो। और ये 7th फ्लीट जो है ये चला इंडियन ओशियन की ओर, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया जब तक यहाँ यूएसएसआर की सबमरीन मौजूद थी और इसको वापस छोड़ के पूरा मैदान जो है वो भागना पड़ा। और यहाँ पर दो चीज हुई, दो निष्कर्ष इस चीज से निकाला जा सकता है, इस पूरे डेवलपमेंट से निकाला जा सकता है, जिसके बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि हाँ वाकई में इंडिया को यूएसए पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो इंडिया के अगेंस्ट में इतना बड़ा एक्शन लिया था एक टाइम पे यूएसए ने, और जाहिर सी बात है जो ये चीज़ है ये हमेशा याद रहेगी, हमेशा ये चीज़ दिमाग में रहेगा इंडिया के, जब भी कोई भी कॉपरेशन की यूएसए के साथ बात करेगा इंडिया तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो जहाँ मुसीबत पड़ी यूएसए अपने ही जो फ्रेंडली कंट्री थी पाकिस्तान उसको छोड़ के भाग गया और यूएसए ने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएसएसआर वहाँ पर खड़ा है, आप अपना देख लो। तो ये दोनों ही चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए की जो रिलायबिलिटी है उसको और भी कम करती है इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा आप लोग को पता होगा कि जब तक 9/11 नहीं हो गया ना तब तक यूएसए कहता था कि जो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता था इंडिया में उसको यूएसए कहता था कि नहीं नहीं ये टेररिज्म नहीं है, जो दबाए गए लोग हैं, जो सप्रेस्ड पीपल है उनकी ही आवाज़ है। लेकिन एक बार 9/11 हो गया तो जो इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया यूएसए पे, उसके बाद यूएसए ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं टेररिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये सप्रेस्ड पीपल की आवाज़ नहीं है। उसके बाद टेररिज्म को टेररिज्म कहना यूएसए ने शुरू किया। फिर आप लोगों को पता होगा कि 1970s 1980s का जो टाइम था ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो टाइम था ना इसमें अगर आप लोग देखो तो पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया के लिए जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दो एनिमी कंट्री से इंडिया गिरा हुआ है और चाइना लगातार एक के बाद एक न्यूक्लियर वेपन जो है उसको डेवलप कर रहा है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको बढ़ा रहा है और साथ ही साथ ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ये सब पता था यूएसए को। लेकिन उसके बाद भी 1974 में और 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया ना तो यूएसए ने सैंक्शन लगाया इंडिया पे। इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी बड़े बड़े आप लोग कह सकते हो काफ़ी एग्रेसिव स्टेप जो है यूएसए ने लिए। और वहीं अगर आप लोग देखो तो पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट अपना किया तो कोई भी इस तरीके के एक्शन यूएसए की तरफ से नहीं लिए गए थे। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ ना तो 20 अगस्त 1984 का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो हाल में रिलीज़ किया गया था। होता है ना ऐसा कि बहुत से प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको बाद में यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो रिलीज़ करती है। इनफैक्ट कंट्री के अंदर ऐसे लॉ भी हैं कि इतने टाइम के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पब्लिक में रिलीज़ कर देगी यूएसए की गवर्नमेंट, ताकि उस टाइम पे जो इसका इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाए और लोगों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी रहे, लोगों और सरकार के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है और वो भी रहे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत बाद में अभी हाल में आप लोग कह सकते हो रिलीज़ किया गया था और इसमें बताया गया था कि चाइना, पाकिस्तान और यूएसए के बीच में नेक्सस था। ये तीनों मिलकर कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन का प्लान है, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, इसको आप लोग कह सकते हो फेलियर बना दिया जाए।
और इनफैक्ट कि इसमें जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें इस तरीके की भी बातें लिखी है कि चाइना ने पूरी तरीके से कन्विंस कर दिया था यूएसए को कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लोगे। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा तो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो इनफैक्ट उल्टा चाइना ने ये कहा था यूएसए को कि आप उल्टा पाकिस्तान की हेल्प करना इस चीज़ में, या बाकी भी ऐसे मिलिट्री सपोर्ट या इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को देते रहना। और आज क्या है, आज बाइडन हो गया चाहे ट्रंप हो गया, कोई भी यूएसए की गवर्नमेंट हो गई, चाहे रिपब्लिकन हो गई चाहे कंजर्वेटिव हो गए, ये इस चीज़ को मानते हैं, दोनों पार्टी इस चीज़ को मानती है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि एक कमज़ोर कंट्री है, कल को ये न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट के हाथ में लग सकता है जिससे पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। तो ये जो मैं कहूँगा कि अपने फ़ायदे के लिए पूरे वर्ल्ड को खतरे में डालने का जो काम है यूएसए का, वो अगर आप लोग देखो ना तो इसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है उसको और भी कम कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों को सारे चीज़ें बताई, ये तो कुछ है चीज़ें हैं जो अभी याद है मेरे को, लेकिन उसके अलावा भी यूएसए के जो स्टेप्स होते हैं, यूएसए के जो काम करने का तरीका होता है, वो ये बात बहुत अच्छे से प्रूव करता है कि यूएसए पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। और निकी हेली को ये बात पता होनी चाहिए कि यूएसए पे इंडिया या कोई भी कंट्री भरोसा नहीं करती है, तो उसका ये कारण नहीं है कि यूएसए जो है वो वीक है, ये वन ऑफ द कारण हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो ये कि यूएसए इस लायक ही नहीं।